आज हमारी असाइनमेंट है एक्सक्लूजन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स इन मैटर्स विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। तो अब इन रेवेन्यू मैटर्स में जो ज्यूरिसडिक्शन है वो तमाम तर ज्यूरिसडिक्शन जो होती है वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास होती है। अब देखें, रेवेन्यू ऑफिसर भी मौजूद है, रेवेन्यू कोर्ट भी मौजूद है, तो उस मैटर को सिविल कोर्ट में ले जाने की क्या जरूरत पड़ती है? ये सेक्शन 172 एंड 181 सिर्फ ये बताता है और उन मैटर को क्लियर तौर पर बता दिया गया कि ये मैटर जो होंगे इनको सिविल कोर्ट टेकअप नहीं करेगी, क्योंकि ये मैटर जस्ट फॉर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर ही डील कर सकते हैं। इसको सिविल कोर्ट में चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं, वहां से सिविल कोर्ट इसकी दादरसी नहीं देती। अब जैसे कहता है कि एक्सक्लूजन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, अख्तियार समात को निकाल दिया है। आप सिविल कोर्ट्स की अख्तियार समात को निकाल दिया है इन मैटर्स, उन मामला को विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, जो अख्तियार समात रेवेन्यू ऑफिसर की है, उन मैटर्स को सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से निकाल दिया है। अब कहते हैं, फिर उसने कह दिया एक्सेप्ट सिवाय एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, बावजूद इसके कि जो कुछ भी इस एक्ट में मुहैया किया गया है, नो सिविल कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन। निगेट लैंग्वेज में उसने पहले नो लगाया है, तो कहते हैं कि नो सिविल कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन। अब जब फिक्रे के शुरू में नो लग जाता है तो जब तक फुल स्टॉप नहीं आएगा ये पूरे फिक्रे को नेगेटिव सेंस में तब्दील करता जाता है। अगर शुरू में नो की समझ नहीं लग रही तो आप इसको नो को आगे भी लेके जा सकते हैं। आप फिर इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, सिविल कोर्ट शैल नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन। नो को शैल के बाद नॉट में तब्दील कर देंगे तो इस तरीके से पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो अब देखें, सिविल कोर्ट शैल नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन, सिविल कोर्ट को कोई अख्तियार समात हासिल नहीं है इन एनी मैटर विच गवर्नमेंट, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एनी रेवेन्यू ऑफिसर, तीन अथॉरिटियां उसने बता दी, गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एनी और रेवेन्यू ऑफिसर इज एम्पावर्ड बाय दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत उनको पावर दी गई है टू डिस्पोज ऑफ, कि आप ही उसका फैसला करेंगे, टेक कॉग्निजेंस, और आप ही उसको कॉग्निजेंस लेंगे ऑफ द मैनर इन विच द गवर्नमेंट, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एनी रेवेन्यू ऑफिसर एक्सरसाइज एनी पावर्स वेस्टेड, और वही पावर उसको जो अता की गई है इन इट हिम बाय और अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में कोई भी ऐसा मामला है और उस मामले का जो अख्तियार समात है वो इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट को, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को और रेवेन्यू ऑफिसर को अता की गई है कि आपको पावर है इन रेवेन्यू मामलात को ही डिसाइड करने की, ना कि कोई बंदा। अब ये एक्ट खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि ये मैटर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर ही डील करेगा, ना कि सिविल कोर्ट। अगर कोई बंदा रेवेन्यू कोर्ट में दाखिल नहीं होता, वहां पे दादरसी के लिए अपनी एप्लीकेशन या शुफा या दावा नहीं करता और उसके बरअक्स वो चला जाता है सिविल कोर्ट को, तो सिविल कोर्ट उसको फौरी तौर पर रिजेक्ट कर देगी और कहेगी कि ये मेरी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड एक्ट का जो 172 सेक्शन है वो मना करता है कि मैं इसको टेकअप नहीं कर सकता। तो अब देखें सब क्लास 2 क्या कहता है, विदाउट प्रीजुडाइस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1, कि जो जनरल रूल हमने 172 में दिया गया है कि रेवेन्यू मैटर का अख्तियार, जो ऐसे मामला जिनका अख्तियार सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर के पास है वही डील करेंगे, सिविल कोर्ट उसको टेकअप नहीं करेगी, ये एक जनरल प्रिंसिपल दिया क्लास 1 में। फिर कहता है कि इस जर्नलिटी प्रोविजन, इसकी जो जनरल रूल है इसको तासुब में लाए बगैर, A civil court shall not exercise jurisdiction over any of the following matter। तो सिविल कोर्ट जो होगी, ये मैटर उसने लिख के बता दिए, क्लियरली बता दिए। ये तकरीबन 21 मैटर्स हैं, 21 मैटर पे उसने क्लियर 172 का सेक्शन बनाया
ताकि रेवेन्यू ऑफिसर की भी आंखें खुल जाए और सिविल कोर्ट भी, क्योंकि एम्बिग्यूटी पैदा ना हो जाए कि एक बंदा रेवेन्यू ऑफिसर में डिग्री ले रहा है, दूसरा सिविल कोर्ट में जा रहा है, फैसलों का आपस में तजाद बन जाए कि एक चीज वही रेवेन्यू कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, वो जाके आपने सिविल में ले ली, तो ये कौन सा कसूल आएगा? अब किस फैसले को माने, रेवेन्यू कोर्ट का या सिविल कोर्ट का? ये मसला कोर्ट के आपस में क्लैश वाले मैटर को भी खत्म करने के लिए सेक्शन आया। तो अब देखें पहला मैटर, any question as to the limits of any land which has been defined by a revenue officer as land to which this act does or does not apply। तो ऐसी लैंड जो कि रेवेन्यू ऑफिसर जिसका तयन कर देता है, उस लैंड के जो हदूद होगी वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर ही उसको डील कर सकता है। अब हदूद के लिए, हद बरारी के लिए हम दरखास्त सिविल कोर्ट में नहीं दें। फिर कहते हैं एनी क्लेम टू कंपेल, ऐसा क्लेम मैं कर रहा हूं जो जिसके ऊपर मैं दबाव डाल रहा हूं कि द डिस्चार्ज ऑफ एनी ड्यूटी इम्पोज्ड बाय दिस एक्ट, ऐसा क्लेम है और वो डिस्चार्ज भी हो सकता है, और डिस्चार्ज ऐसे होगा कि इस एक्ट के तहत उसकी ड्यूटियां बताई गई हैं, और एनी अदर इनएक्टमेंट या किसी दूसरे कानून में बताई गई है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑन रेवेन्यू ऑफिसर, और वो ड्यूटी जो इंपोज की गई है इस एक्ट के तहत या किसी दूसरे एक्ट के तहत, और वो ड्यूटी किसके ऊपर इंपोज की गई थी? रेवेन्यू ऑफिसर। तो इस मैटर वाली ऐसी ड्यूटी को अमल दरामद करवाने के लिए हम सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो क्लेम हम सिविल कोर्ट से नहीं लेंगे, वो क्लेम दिलवाने की जिम्मेदारी रेवेन्यू ऑफिसर की है, क्योंकि कानून ये कह रहा है। फिर कहता है एनी क्लेम, तीसरा, टू द ऑफिस ऑफ अ विलेज ऑफिसर। अब कोई भी क्लेम बंदा कर रहा है, जी मुझे ऑफिस ऑफ विलेज ऑफिसर से कोई क्लेम चाहिए, ये सिर्फ विलेज ऑफिसर ही दे सकता है। और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी, और ऐसी इंजरी या ऐसी इंजरी के हवाले से काज्ड बाय एग्जीक्यूशन फ्रॉम सच ऑफिस, या ऐसी इंजरी हुई, और इंजरी किसने की है? विलेज ऑफिसर के ऑफिस से हुई है। और वो कैसे हुई है? कि उसने कोई काज्ड बाय एक्सक्लूजन ऑफ फ्रॉम एनी सच ऑफिस, और वो इंजरी उस ऑफिस से आई है। ऑफिस कौन सा है? विलेज ऑफिसर का। or to compel the discharge of the duties or a division of the emoluments thereof। अब emoluments किसकी चीज का नाम है? emoluments तनख्वाह का नाम लिया जाता है। अब विलेज ऑफिसर से किसी की कोई इंजरी हुई है या विलेज ऑफिसर की तनख्वाह का मसला है, वो इसलिए कि विलेज ऑफिसर की कोई सरकारी तनख्वाह नहीं होती, वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है उसमें से 5% उसका होता है, बाकी गवर्नमेंट के खाते में जाता है। तो अब उसने एक बंदे से रेवेन्यू कलेक्ट किया और सारा अपनी तनख्वाह में रख लिया। तो अब जो बंदा कहता है जी मैंने तो रेवेन्यू अदा कर लिया, उधर नील था विलेज ऑफिसर की बुक में, जब विलेज ऑफिसर से पूछा गया जी मैंने तो इसकी अपनी तनख्वाह काटी है, तो इंजरी किसको हुई? उस बंदे को, टेनेंट को, या ऑनर ऑफ लैंड को, या ऑक्यूपेशनर को। तो अब इस इंजरी के क्लेम के लिए बंदा सिविल कोर्ट में मुंह उठा के आप रेवेन्यू ऑफिसर से ले सकते हैं। फिर चौथे नंबर पे उसने बताई एनी नोटिफिकेशन डायरेक्टिंग द मेकिंग और रिवीजन ऑफ अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, के ऐसा नोटिफिकेशन आया जिसमें हुक्मनामा जारी हुआ कि आप रिकॉर्ड ऑफ राइट जमाबंदी को बनाएं या उसमें तरमीम करें। तो जमाबंदी की तरमीम और मॉडिफिकेशन के लिए आप सिविल कोर्ट में दावे को नहीं तय करेंगे। द फ्रेमिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जमाबंदी का बनाना, पीरियडिकल रिकॉर्ड, मिसले हकीकी और मिसले मियादी दो हैं, तो ये दोनों का नाम भी जमाबंदी है। सिर्फ फर्क इतने है कि एक जमाबंदी का जो एडिशन आता है वो 4 साल बाद रिवाइज होता है, 4 साल का एक मुकम्मल एडिशन आता है, इसे क्या बोलते हैं? मिसले मियादी।
और मिसले हकीकी एक आम बंदा जब जाता है मुझे जमाबंदी चाहिए, वो मिसले हकीकी है, उससे जाहिर हो जाता है कि मैं मालिक हूं। तो फिर कहते हैं 5वें नंबर पे, द फ्रेमिंग ऑफ अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स, मिसले हकीकी और मिसले मियादी को बनाने के लिए और प्रिपरेशन उसकी तैयारी के लिए, साइनिंग उसके ऊपर सिग्नेचर के लिए, अटेस्टेशन तस्दीक के लिए ऑफ एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट इंक्लूडेड इन सच अ रिकॉर्ड, और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो जमाबंदी में शुमार होता है, मिसाल के तौर पर शजर नसब, खसरा गिरदावरी, जमाबंदी और भी कोई रेवेन्यू सर्वे है, तो उसको अटेस्टेशन करने के लिए या उसकी तैयारी के लिए आप सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे, ये काम है ही रेवेन्यू ऑफिसर। द करेक्शन ऑफ एनी एंट्री इन अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, पीरियोडिकल रिकॉर्ड, रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन, मिसले हकीकी, मिसले मियादी और इंतकाल का जो रजिस्टर है उसमें अगर करेक्शन करनी है तो फिर भी आप उधर नहीं जाएंगे। Any notification of the taking of the journal or reassessment of a district तहसील having been sanctioned by government, तो अगर आप किसी तहसील की असेसमेंट को चैलेंज करते हैं या उसकी करवाना चाहते हैं तो वो भी रेवेन्यू ऑफिसर का काम है, उसके लिए सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे। Any objection to the amount or rate of any assessment or land revenue or period thereof authorized by government, कि कोई असेसमेंट गवर्नमेंट ने किया या लिमिटेशन दी 30 दिन के अंदर अंदर बयान जमा करवाएं, तो उसको उसकी आप ये चैलेंज कर दीजिए मियाद कम दी है या असेसमेंट मेरी ज्यादा लगाई है या कम लगाई है या मैं इजाफी करना चाहता हूं, तो इसके लिए भी आप सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे। द क्लेम ऑफ एनी पर्सन टू बी लायबल फॉर एन असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू और एनी अदर रेवेन्यू एज असेस्ड अंडर दिस एक्ट, तो कोई भी बंदा अगर क्लेम करना चाहता है असेसमेंट की मद में ज्यादा जमा करवा दिया तो उस क्लेम को आप सिविल कोर्ट में नहीं लेंगे। द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू बी assessed on any estate to be paid in respect of any holding under this act, तो कोई भी लैंड रेवेन्यू असेस किया गया तो आप उसको अदा करेंगे। कोई बंदा कहता है जी ये हमारी ताकत से ज्यादा लगाया गया, गैर कानूनी तौर पर लगाया गया, इसको चैलेंज करना है तो आप सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे। The amount of or the liability of any person to pay any other revenue to be assessed under this act, तो ऐसी अमाउंट या ऐसी जिम्मेदारी जो असेस की गई है रेवेन्यू में, एनी अदर रेवेन्यू है, कोई और चीज है वो असेस की गई है अंडर दिस एक्ट के तहत, आर एनी सेस, कोई लगान, चार्जेस, रेट टू बी असेस्ड ऑन एन एस्टेट, किसी जायदाद के ऊपर, होल्डिंग कब्जे के ऊपर अंडर दिस एक्ट, एनी अदर इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग, तो अगर कोई और अदर रेवेन्यू असेस कर दिया गया और वो मालिक के ऊपर बर्डन या होल्डिंग के ऊपर बर्डन फील कर रहा है और उसको वो चैलेंज करना चाहता है तो रेवेन्यू अथॉरिटी में चैलेंज करे, ना कि सिविल कोर्ट में। Any claim relating to the allowance to be received by a landowner, कोई भी क्लेम जो ताल्लुक रखता है अलाउंस के हवाले से, क्या मुझे अलाउंस मिलना चाहिए, जरी तरक्याती बैंकें या फलां वजीर आला कहता है जी जो 5 एकड़ का जिम्मेदार है तो उसको खाद इतने में सस्ते रेट में दी जाएगी, या इसको पहले 50,000 रुपया एडवांस देते हैं तो ये अलाउंस मुझे मिला, क्या आपकी 5 एकड़ जमीन है स्पेशल जरी जमीन के लिए, तो अलाउंस टू बी रिसीव्ड बाय अ लैंड ओनर, और वो अलाउंस रिसीव किसने करना था, लैंड ओनर ने, who has given notice of his refusal to be liable for assessment or any claim connected, तो या उसको नोटिस दे दिया गया कि आपका ये क्लेम जो असेस किया हुआ था और या इससे जो जुड़ा हुआ था उसको हमने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, हालांकि मिलना लैंड ओनर को था तो उसको रिफ्यूज कर दिया, तो आपको लैंड ओनर को तकलीफ होगी ना कि मुझे अलाउंस मिलना था, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया तो लिहाजा मैं सिविल कोर्ट में दावा करके ले लूंगा। With or arising out of any proceeding taken in consequence of refusal of any person to be liable for assessment, तो ये उसी के साथ जुड़ा हुआ है। The formation of an estate or determination of its boundaries, तो estate को बनाने, तरतीब देने और उसकी बाउंड्री ये रेवेन्यू ऑफिसर को, वैसे क्लियर बात है। Any claim to be hold fee of revenue, any land, mills, fisheries, नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ लैंड और वाटर, इसका भी क्लेम जो भी होगा आप रेवेन्यू से ऑफिसर से लेंगे।
Any claim connected with or arising out of the collection by government and enactment by government of any process for the recovery of land revenue of any recoverable as area of land revenue। तो कोई भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है या उसका कोई बकायेदार है या डिफॉल्टर है, तो अगर डिफॉल्टर हो गया तो वो डिफॉल्टर जाके सिविल कोर्ट में कोई स्टे ले है कि मेरे खिलाफ ये कार्रवाई ना करे, मैं डिफॉल्टर वाला तौर पर डिक्लेयर किया गया है या मैं अदा कर चुका हूँ और इसने मेरी डिफॉल्टर के माध्यम में कोई मेरी प्रॉपर्टी अटैच कर दी है, तो इस मैटर को भी सिविल कोर्ट नहीं देखेगी। एनी क्लेम टू सेट असाइड, कोई भी क्लेम मनसूख हो गया ऑन एनी ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड के ऊपर अदर देन फ्रॉड, फ्रॉड से हटके, a sale for the recovery of an area of land revenue, के लैंड रेवेन्यू के एरिया वसूल बकाया जात को वसूल करने के लिए आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, और एनी सम रिकवरेबल या वहाँ से कोई सम काबिल अदायगी थी एज एन एरिया, एरिया की बकाया जात के माध्यम में आज लैंड रेवेन्यू, तो कोई भी क्लेम आपने अगर सेट असाइड करवाना है तो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाएं इन मैटर के हवाले से। फ्रॉड ना हो, हाँ जिसमें फ्रॉड ना हो, अगर फ्रॉड है तो फिर सिविल कोर्ट। The amount or liability of any person to pay any cess, fees, fines, cost or other charges imposed under this act। तो कहते हैं इस एक्ट के तहत कोई भी अदायगी, कोई भी सेस, लगान, फीस, जुर्माना, लागत या चार्ज हैं तो वो इस एक्ट के तहत किए गए हैं, तो आपने ये भी आप रेवेन्यू ऑफिसर को दरखास्त दे के सेटअप करवाना है। एनी क्लेम फॉर पार्टीशन ऑफ एन एस्टेट, जमीन की तकसीम, जायदाद की तकसीम, कब्जे की तकसीम, और एनी क्वेश्चन कनेक्टेड विद आर अराइजिंग आउट ऑफ प्रोसीडिंग फॉर पार्टीशन, या कोई कहते हैं कि ऐसा सवाल है जो जुड़ा हुआ है पार्टीशन से, नॉट बीइंग अ क्वेश्चन एज टू टाइटल, लेकिन वो टाइटल का क्वेश्चन नहीं है, एनी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ विच पार्टीशन इज सॉट, और कोई भी प्रॉपर्टी वो जायदाद तकसीम करवाना चाहती है जिसमें टाइटल का क्वेश्चन ना, मलकियत का क्वेश्चन ना, तो उस मैटर को रेवेन्यू कोर्ट डील करेगी। अगर कोई मलकियत का झगड़ा है कि ये जमीन मेरी है या मेरी है, फिर आप सिविल कोर्ट में जाएं। एनी क्वेश्चन एज टू अलॉटमेंट ऑफ लैंड ऑन द पार्टीशन ऑफ एन एस्टेट और होल्डिंग, जब हमने कब्जे और जायदाद को तकसीम किया और मसला कौन सा आया, अलॉटमेंट का, और या एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, या जो हमने लैंड को तकसीम किया है सब्जेक्ट बाय, वो किसके ताबे है, बाय एस्टेब्लिश कस्टम टू पीरियडिकल रजिस्ट्रेशन, कि जिस जायदाद को हमने तकसीम किया है वो क्या है, वो ताबे है उनके रिवाज के मुताबिक ताबे है, और वो रिवाज किस में दर्ज है, रजिस्ट्रेशन, पीरियडिकल रजिस्ट्रेशन, उसकी वो रिवाज भी दर्ज है कि इस जमीन को इस रिवाज के मुताबिक तकसीम करेंगे। या एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द पार्टीशन ऑफ एन एस्टेट और होल्डिंग ऑन पीरियडिकल रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो अगर देखें एक, अब मैंने, हमारा कस्टम है कि जो हमारी जायदाद होगी, इस जो हमारे दादा ने एक रिवाज बनाया था, परदादा ने या हमारे प्रीडिसेसर मोहरे से आला ने बनाया था कि ये जायदाद इस तरीके से तकसीम होगी, ना कि लैंड रिकॉर्ड के मुताबिक होगी, तो रिवाज पहले बाद में कानून। तो अगर कोई तकसीम, उस जायदाद की तकसीम इस कानून के मुताबिक कर देते हैं तो उसके क्लेम के लिए भी आप सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो आप क्लेम लेना चाहते हैं कि भाई इसको ऐसे तकसीम किया जाए जैसे हमारी ऊपर वाली पीढ़ियों में पहले तकसीम होती रही, तो उस कस्टम के मुताबिक आप तकसीम करेंगे, ना कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत करेंगे, तो उसके क्लेम को भी आप रेवेन्यू कोर्ट में ही डील करेंगे। Any question connected with or arising out or relating to any proceeding for the determination of boundaries of states subject to river, और हमने डिमार्केशन करनी है, बाउंड्री करनी है ऐसी जायदाद की जो ताबे है दरिया के, एक्शन अंडर, और वो किस तरीके से बनी थी, दरिया के एक्शन अमल से बनी थी, अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो उसकी भी अगर हम कहेंगे कि पहले अब गर्मी आएगी, पानी चढ़ जाएगा, ज़मीनें सैराब आ जाएंगी, तो फिर क्या नाम है, जैसे ही दरिया खुश्क होता है तो ज़मीन ऊपर आ जाती है, फसल के काबिल हो जाती है, तो फिर उसकी जो बाउंड्री होगी, अब दरिया जब चलता है तो वो बाउंड्रियाँ सब ख़त्म कर देते हैं, वो तो चटियल मैदान बना देता है, जो भी बाउंड्री निशान होते हैं वो साथ बहा के ले जाता है,
तो फिर उसकी दोबारा जब बाउंड्री करते हैं तो वो भी रेवेन्यू ऑफिसर की कोड के तहत करेंगे। एनी क्लेम रिगार्डिंग बाउंड्रीज फिक्स्ड अंडर एनी ऑफ द इनेक्टमेंट, कहता है ऐसा क्लेम है और वो क्लेम बाउंड्री से मुतल्लिक है और उसको फिक्स किया गया था एनी ऑफ द इनेक्टमेंट, किसी भी कानून के ताबे, देयर बाय रिपील्ड, और वो कानून क्या हो गया, मनसूख हो गया, या एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या किसी और लॉ के तहत किया गया जो अभी नाफिजुल अमल में है, या टू सेट असाइड एनी ऑर्डर, या कोई ऑर्डर उसके ऊपर आया था और उस ऑर्डर को क्या कर लिया गया, सेट असाइड कर लिया गया, टू बी बाय अ कॉम्पिटेंट ऑफिसर, और उस ऑर्डर को किसने सेट असाइड किया, कॉम्पिटेंट ऑफिसर, अंडर एनी सच लॉ विद रिगार्ड टू बाउंड्री मार्क्स, और इसी लॉ के तहत जो बाउंड्री मार्क्स है, तो इसके हवाले से भी किधर जाएंगे, रेवेन्यू कोर्ट में जाएंगे, ना कि सिविल कोर्ट में। ऐसी बाउंड्री हमने बनाई जो किसी कानून के तहत बनाई थी और वो कानून क्या हो गया, नल एंड वाइड हो गया, या हमने ऐसे कानून के तहत किया जो अभी नाफिजुल अमल है, या ऐसे आर्डर के तहत हमने उसकी बाउंड्री बनाई थी जो आर्डर क्या हो गया, मनसूख हो गया कॉम्पिटेंट ऑफिसर से, तो इसके अपील करनी है, निगरानी करनी है, या रिवीजन करनी है, या उससे कोई बंदा तकलीफ में है कि हमारी पहले बाउंड्री हुई पड़ी थी, वो कानून जो मनसूख हो गया, तो अब उसको चैलेंज करना है, जो नई बंदे करने आ रहे थे, रेवेन्यू ऑफिसर का करने आ रहे थे बाउंड्री मार्क्स बनाने, उससे उसको तकलीफ हो रही है, तो उसकी तकलीफ को वो रेवेन्यू ऑफिसर ही हल करेंगे, ना कि सिविल कोर्ट। अब अगला सेक्शन हमारा 181, बार ऑन लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफिसर। अब देखिए कि ये किसके ऊपर बार है जी, पहले हमने बार किसके ऊपर दी थी, सिविल कोर्ट के ऊपर बार थी ना, अब किसके ऊपर बार आ गई, रेवेन्यू ऑफिसर। जैसे हमने सिविल कोर्ट को रोका था, अब हम किसको रोक रहे हैं, रेवेन्यू। नो सूट प्रोसिक्यूशन, कोई भी दावा, कोई भी कार्रवाई, और अदर लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग। अब हम नो शुरू में लगे हुए निगेट लैंग्वेज है, तो कहता है सूट प्रोसीडिंग और अदर प्रोसीडिंग शैल नॉट लाई अगेंस्ट अ रेवेन्यू ऑफिसर फॉर एनीथिंग डन और ऑर्डर्ड to be done in good faith by him as such in pursuance of the provision of this act or any other law for the time being in force। तो कहता है कि कोई भी दावा, कोई भी कार्रवाई, कोई भी प्रोसीडिंग आप रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ नहीं चलाएंगे। क्यों भाई, अगर उसने कोई भी कार्रवाई की और उस कार्रवाई से किसी भी बंदे को नुकसान, अब उस नुकसान की तलाफी तो करनी है, तो वो बंदा सीधा उठाए जाके रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर, तहसीलदार के ऊपर या रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर पर्चा करवाए, जिसने मेरा नुकसान किया है, मेरी जमीन में दाखिल हो गई। लेकिन उस रेवेन्यू ऑफिसर के लिए शर्त है कि वो उसने जो दावा या कोई कार्रवाई या कोई कानूनी कार्रवाई चलाई है और कानून के मुताबिक चलाई है और नेक नियति में चलाई है, तो उसको इंडेमनिटी दी गई है 181 में कि आपके ऊपर कोई भी दावा हर्जाना क्लेम नहीं चलेगा, आप अपना काम कानून के मुताबिक करें और नेक नियति से करें। अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो उस रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ चैलेंज का हक है, अपील का हक है, निगरानी का हक है। हाई कोर्ट में रिट पटिशन हो सकती है 199 के साथ। ये नहीं कि हम जाके उस रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर जाके पर्चे करवाएं, उससे कहें रेवेन्यू ऑफिसर तूने हमारा नुकसान किया, हमें दे, ऐसा नहीं। तो इस सेक्शन की वजह से रेवेन्यू ऑफिसर अपनी ताकत के मुताबिक और अपने इल्म के मुताबिक और अपने आप को अच्छे तरीके से काम करने में मशगूल हो जाए। अगर ये सेक्शन निकाल देंगे तो वो डरते रहेंगे, नहीं जी मैं इसमें सड़क से नहीं गुजरता, मैं ज़मीन से नहीं गुजरता, ट्रेसपास का पर्चा हो जाएगा, मैं ट्रैक्टर यहाँ से ले जाते हैं तो उसकी फसल तबाह होगी, अब उसकी फसल का ठेका कौन दे। तो इस वजह से ये सेक्शन आया और उसकी कार्रवाई को, कानूनी कार्रवाई को ताकत दे दी। थैंक यू।